गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 29 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फील करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट के साथ साथ आपको जो सुझाव है सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो सबसे पहला न्यूज और महत्वपूर्ण न्यूज जिसमें संसद भवन के संदर्भ में है। हालिया कुछ दिनों से विवाद चलता आ रहा है और एक घोषणा और भी। आज दैनिक जागरण न्यूज पेपर का जो आंसर राइटिंग होने वाला था ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर दिया गया है। जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से, या तो युक्ति आईएएस के ग्रुप से जुड़ जाइएगा या विजडम एजुकेशन के ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से वहां जुड़ जाना है, जिसका आपको 10-11:30 तक आपको आंसर लिख के उसका पीडीएफ ग्रुप ओपन किया जाएगा, शेयर करना है। और शेयर करने के बाद मैं उसका लाइव डिस्कशन आज ही शाम 5 PM में करूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है और यह क्यों इतना चर्चा में रहा है इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूं और आपकी इसकी संवैधानिकता के आधार पर भी बातें किया था कि कौन इसका उद्घाटन करना चाहिए। आज माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ बातें भी की गई थी। मैं उस दिन भी बोला था या तो प्रधानमंत्री को जेस्चर के रूप में भी बुलाना चाहिए या राष्ट्रपति को कुछ इस संदर्भ में अपनी बातें रखनी चाहिए। तो राष्ट्रपति ने, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इस संदर्भ में बातें भी रखी हैं, तो इन सभी पर आज चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, देश को समर्पित कर दिया गया, राष्ट्र की समृद्धि मिलेगी और 140 करोड़ सपनों का यह आपको प्रतिबिंब करता है। ध्यान रखिएगा, यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों का सूर्योदय का साझी बनेगा, अर्थात गवाह बनेगा, ऐसी बात की जा रही है। सहअस्तित्व, पुरातन के सहअस्तित्व और नूतन और पुरातन के सहअस्तित्व के आदर्श को नया संसद भवन के रूप में जो बातें यहाँ लिखी गई है ना, उसी से संदर्भ में आपको प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे टैगलाइन को थोड़ा अच्छे से करना है, आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों का सूर्योदय, फिर उसके बाद नूतन और पुरातन सहअस्तित्व के आदर्शों का नया संसद, इसी प्रकार से बहुत से बातें होंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर योजना को यथार्थ से नीति के निर्माण से इच्छा शक्ति को क्रियाशील संकल्प से सिद्धि जोड़ने की अहम कड़ी बताते हुए इस दिव्य भव्य इमारत की समृद्धि की बात की गई। हालांकि ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समेत 20 विपक्षी क्या है ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उद्घाटन नहीं किए जाने के विरोध में समारोह का विरोध किया है। तो यहाँ पर दो विकल्प आपको मिलेंगे। क्या इनकी ऐतिहासिक भूल यह मानी जाएगी, ऐतिहासिक भूल मानी जाएगी, या इस संदर्भ में एक तथ्य यह भी सामने आएगा कि क्या लोकतंत्र विरोध तंत्र बन गया है, अर्थात क्या आज के बाद कभी जो विरोध किए गए पार्टियों के सांसद लोकसभा में नहीं जाने वाले हैं या राज्यसभा में नहीं जाने वाले हैं आज के बाद से। अगर ऐसा है तो फिर तो समस्या बहुत विकट होने वाली है। दूसरी चीज, केवल मात्र इससे भी एक प्रश्न यह भी उठाया जाएगा कि केवल इस मात्र से विरोध किया जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन कर देने से संसदीय और लोकतांत्रिक मान्यताओं का घातक रूपी स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, यह भी प्रश्न किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें राजद, राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की पार्टी है, तो ध्यान रखिएगा इसके द्वारा संसद की आकृति को ताबूत, जो 100 ले जाने वाला कार्पेट होता है ईसाइयों में, उस ताबूत के समान इसकी आकृति उसके ट्विटर हैंडल से आया है। अब यह मानसिक विकलांगता का शिकार इसे मानिए या लोकतांत्रिक संदर्भों को न समझने वाली पार्टी की यह
ना समझिए, या फिर विरोध का इस स्तर बढ़ जाना कि कोई भवन निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है और उसके आदर्शों को न समझते हुए या उसके संदर्भ को न समझते हुए उसको किस के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता मौखिक रूप से और मौखिक रूप से दी गई है, लिखित रूप से दी गई है। आप किसी भी संदर्भ में इसे प्रस्तुत कर देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसके सीमा का उल्लंघन कर दीजिए आप। अब सोच के देखिए कितना नैरेटिव चल रहा है देश में कि इन सब चीजों से समझा जा सकता है। अब इसके संदर्भ में देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी दूध की दुल्ही भी नहीं है, ठीक ना, मैं साफ शब्दों में कहूं तो सब में कुछ डिमेरिट मेरिट है। ऐसा नहीं कि भाजपा दूध की दुल्ही हुई, कांग्रेस दूध की दुल्ही या कोई अन्य पार्टियां दूध की दुल्ही। सबको अपनी गिरेबान झांकने की जरूरत है, और अगर गिरेबान झांका जाए ना तो सबसे पहले ताबूत की कील उन्हीं के गिरेबान में ठोकी जाएगी। ये सभी पार्टियों के संदर्भ में बात बोल रहा हूँ, पर बशर्ते कुछ मर्यादा तो बनाई रखनी चाहिए ना। अगर विरोध किया जा रहा है, भवन का विरोध आपको नहीं करना चाहिए, उसके आदर्शों का विरोध नहीं करना चाहिए, उसके लोकतांत्रिक स्वरूपीकरण का विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो पद्धति अपनाई जा रही है, जो हमारा इतिहास और आवश्यकता के संदर्भ में बातें हो रही, उसको तो विरोध आप नहीं कर सकते। उसका विरोध आप व्यक्ति विशेष का विरोध कर सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति करना चाहिए, उसके लिए आपके पास कोई सैद्धांतिक आधार भी नहीं है कि विरोध करने का विरोध करने का कारण क्या है। आपने पूर्व में भी कई इतिहास पहले छोड़े हैं जिस पर राज्यपाल को आपने, हालांकि ध्यान रखिएगा, पहले संसद अगर 1947 के जो पुरानी संसद थी 1947 के बाद बनती है, कौन उद्घाटन करता, तो ये सब विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, पर वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका उदाहरण हम कहाँ से सीख सकते हैं कि जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण पद होता है, वैसे राज्य के स्तर पर राज्यपाल और सीएम होते हैं। तो जैसे केंद्र के स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो विधान परिषद नए विधान परिषद गठन अगर वास्तविक कार्यपालिका कर रही है, वास्तविक सत्ता का जो वाहक होती है वो कर रही है, तो ऐसे ही तो केंद्र में भी किया जा रहा है। तो इस लॉजिक के आधार पर, इस आधार के आधार पर तो आपको विरोध करना ही नहीं चाहिए, शर्म के डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आपने पहले पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे सोचे हैं। और जहां पर पार्टी प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया है, आप यूट्यूब सर्च कीजिए, आप जाके, नहीं होगा, विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके उस विधानसभा के शिलापट को पढ़ के आइए तो समझ में आएगा। तो बिना तुक का, बिना विचार का चीजों को प्रस्तुत किया जाना कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक मान्यताओं का संदर्भ है। और ध्यान रखिएगा, इधर कुछ पार्टियों का जनाधार जनता से उठता जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि किसी भी विषय के संदर्भ में मौलिकता की जांच नहीं करना है, उसके तथ्यपरक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं समझना है, या भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे उसको समझना नहीं है। एक ट्विटर सोशल मीडिया मिल गया है और आके सारे लोग वहां पर अपने ज्ञान की सीमा देते हैं। अब मैं निसंदेह मानता हूं जो ट्विटर अकाउंट चलाते होंगे उनकी मानसिक स्थिति किस हद तक होगी। यह राजद का है ना, जो मुखिया है लालू प्रसाद और उसका जो पार्टी प्रमुख है, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो लिखना ही नहीं आता ढंग से। तरीका यह समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा, यहाँ मौर्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री हैं मौर्य, उनके द्वारा जो संसद भवन में बुलाया गया है साधु संतों को, उन पर टिप्पणी तक कर दिया गया है। तो उनको यह ऐतिहासिकता पता नहीं है कि संगोल कौन होते हैं, आदिम कौन होते हैं। तो आदिम कौन होते हैं, जो आए थे, आदिनम कौन होते हैं, उनको यह पता ही नहीं है। और उनके संदर्भ में कुछ टिक्का टिप्पणी कर दिए कि उनके बारे में बोल दिया गया कि आगे मैं चर्चा करूंगा सभी चीजों पर। तो ध्यान रखिएगा, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको तथ्य पर जाना है। तथ्य क्या कह रहे हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कह रहे हैं, उस पर जाना है। संवैधानिक संदर्भ क्या कहा जा रहा है उसको समझना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसको समझना है, इसको ही बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपके संदर्भ में बात करेंगे। ये सब बातें हो चुकी है।
आगे हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिकता का साक्ष्य, ऐतिहासिक पल का साक्षी न बनना विपक्ष की बड़ी चूक है। और यह ध्यान रखिएगा, इस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो फोटो कल खिंचा रहे थे, अरे ध्यान रखिएगा कल ये संसद भवन में जाएंगे तो जो 20 विपक्षी पार्टियां देखिएगा, उनके ट्विटर अकाउंट से सोशल मीडिया अकाउंट जितने होंगे वहां पर सेल्फी लिए हुए फोटो आपको जरूर नजर आएंगे। उस दिन उनको विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आएगा। एक गलत नैरेटिव को प्रस्तुत करना यह बहुत गलत राजनीति का द्योतक बनता जा रहा है। और यह क्या होता है, लोकतंत्र पर है ना जनता का विश्वास टूटता है। इसलिए आप देखते होंगे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम इंडिया में देखने को मिलता है। रीजन इसके पीछे यही सब है। जैसे राजनीति को, देश की राजनीति को अपनी राजनीति बना लेना और अपने घर की राजनीति बना लेना, और घर में कैसे सास बहू लड़ते हैं उस तरह का राजनीति अगर बना देना है तो इससे लोकतंत्र का जो स्तंभ होता है वो कमजोर होता है। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा ये कि अहम सवाल क्या है, ऐसी स्थिति में जब विरोध प्रदर्शन हुआ इसके संदर्भ में क्या हुआ। तो ध्यान रखिए, ऐतिहासिक क्षण से दूर रहना विपक्ष का आखिर क्या पाया। डर तो यह है कि विपक्ष एक अहम मौका खोया है। इतिहास उनका हमेशा क्या करेगा, आयोजन के बहिष्कारकर्ता के रूप में आकलन करेगा। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो विपक्ष ने क्या किया है कि इतिहासकार में विपक्ष विरोध का एक इतिहास लिखा जाएगा कि इसने कहीं क्या किया था, बहिष्कार किया था। अब मान लीजिए सांसद में आवश्यकता थी कि 2026 के बाद क्या है, सांसदों का संख्या बढ़ने वाला है, तो उस संख्या को आप कहाँ बैठाते, टेंट हाउस में बैठाते हैं, क्योंकि आपकी जो पुरानी लोकसभा राज्यसभा सीटें आपको लिमिट है उसकी, कहाँ बैठाते 26 के बाद। और 26 जब इसका आकलन जनगणना हो जाता तो 26 के बाद भवन बनाते। और यही चीज मान लीजिए कांग्रेस करती, कांग्रेस की सरकार या जो भी 20 विपक्षी पार्टी है जो विरोध किए, क्या उसके द्वारा बनाया जाता। इसी संदर्भ में अगर पीएम का उद्घाटन होता तो क्या आप यही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता, नहीं करता। तो बस एक पार्टी विशेष ने समय से पहले चीजों को सही तरीके से कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा उसका गले के फांस बनी हुई है। ये कैसे कर ले रहा है, ये कैसे इस प्रकार से सनातन प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहा है कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी संगोल दंड के सामने आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। साधु संतों को वह इज्जत दे रहा है संसद में बुलाकर। ये कैसे, यही पेच ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं दर्द कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको थोपा जाएगा, तो यह बिल्कुल नहीं मानिएगा, यह नहीं मानने का संदर्भ समझिएगा कि केवल मुस्लिम या अल्पसंख्यकों की हित पूर्ति कर लेना देश की सर्वांगीण विकास का परिणाम हो सकता है। हाँ, उनको भी उचित स्थान दिया गया है, पर संगोल किसका, सत्ता हस्तांतरण का क्या कॉन्सेप्ट है संगोल में, यह पहले समझने वाली बात होगी ना। अरे इसके ऐतिहासिक साक्ष्य चोल साम्राज्य से, क्योंकि चोला साम्राज्य क्या है समझ सकते हैं, दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्य रहा कही थी कभी कभी, और सत्ता हस्तांतरण का द्योतक हुआ करता था। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति ने से उद्घाटन कराने रखा गया जा रहा जो भी विवाद हो, लेकिन जिस तरह मुद्दे पर 2-2.5 साल से राजनीति गरमाई, उससे संदेश यही आता है कि विरोध संसद भवन का है। यह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध पर टिका हुआ है। आप सोच के देखिएगा, क्या विरोध कर देने से, संसद भवन के उद्घाटन के विरोध कर देने से क्या इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संसद भवन का विरोध हो रहा है या केवल प्रधानमंत्री पीएम मोदी का विरोध हो रहा है। अगर संसद का विरोध हो रहा है तो आज के बाद आप लोग गांठ बांध लीजिए, तो पूरा विपक्ष जो 20 पार्टी के लोग हैं वो संसद भवन में पैर नहीं रखेंगे, तो ये विरोध हो रहा है। अब पीएम का विरोध करे व्यक्तिगत तौर पर, तो ये राजनीतिक हरासता का, राजनीतिक मानसिकता निपुणता का यह परिचायक बनेगा आने वाले समय में कि आपने राष्ट्र हित से पहले व्यक्ति हित को सबसे पहले रखा था। यह सवाल आपके इतिहास के साक्ष्यों में पूछा जाएगा आपसे, और उस दिन आपके गिरेबान में केवल काला धब्बा ही लगा रहेगा कि नहीं, आपने उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को नहीं समझने का प्रयास किया जो देश की जनता आपके कंधों पर रख के भेजी है सांसद बना के। अब ध्यान रखिएगा, संसद भवन का बहिष्कार विरोध करना
ध्यान रखिएगा, राजद की ओर से संसद भवन की तुलना ताबूत से करना विवेकहीनता का पराकाष्ठा है। मैंने क्या बोला, ये तो पराकाष्ठा लिखा, मैं तो और शब्द यूज किया आप लोग के लिए ना। यह है ना, स्वयं मंथन करने का समय आ गया है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए, जहां पर इस प्रकार के भावनाओं से लोगों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। मैंने याद है आप लोग को मौलिक अधिकार जब आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था क्लास में, यूपीएससी सीएससी बैच में, उस दिन एक शब्द बोला था, जो पुराने स्टूडेंट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को है ना आर्टिकल 19 के संदर्भ में युक्ति युक्त जो प्रतिबंध लगाया गया उस पर सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने बताया है उस पर दिशा निर्देश देने की जरूरत है, के साथ साथ एक लॉ लाने की जरूरत है। अगर कोई हेट स्पीच इस प्रकार करता है उस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब समय इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी घटना हो रहा है, उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आकलन होता है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक मंचों पर, वैश्विक संगठनों में, वैश्विक यूनिवर्सिटी में कुछ भी हम लोग करते हैं क्योंकि हम विश्व नेतृत्व के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और एक कभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा साउथ पोल का, जिसमें आपको भारत का नेतृत्व चाहिए वर्ल्ड को। अब हम ऐसा कुछ घटना करेंगे आंतरिक स्वरूप में, तो वो रिसर्च होगा उस पर, क्या भारत में लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहा है। तो इस संदर्भ में तो हेट स्पीच के मामले में आर्टिकल 19 के संदर्भ में समय आ गया है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा, जिस गति से आगे बढ़ रहा वैश्विक नेतृत्व में, तो आपको आंतरिक विवाद के संदर्भ में जिस प्रकार से विवाद उत्पन्न किए जाते रहे हैं बिना हाथ पैर के, उस पर मौलिक तरीके से आपको प्रतिबंध लगाने की जरूरत होगी। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कदम लेना होगा। और आप भी विश्वास मानिए, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर अगर यही पराकाष्ठा दिखने को मिला तो ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा, या उससे पहले भी ले सकता है स्वतः संज्ञान, या केंद्र को बोलेगा इस संदर्भ में आप एक कानून बनाइए और सख्त कानून बनाइए, ऐसा टिप्पणी आ सकता है, वेट कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि फैसले के पक्ष में राय व्यक्त की। अब देखिए राजनीतिक चरित्र देखिएगा यहाँ पर, अभी दिल्ली में आपको क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अध्यादेश आया, तो दिल्ली सरकार के द्वारा या उसके समर्थित पार्टी जो इकट्ठा कर रहे हैं राजसमंद समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनके द्वारा क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानना यहाँ तानाशाह है, लोकतंत्र की हत्या है, यही सब बातें की जा रही है ना। अब यही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्लीन चिट दे दी कि नहीं, यह सही फैसला है कि प्रधानमंत्री ये उद्घाटन करेंगे। तो उसी पार्टी प्रमुख के लोगों के द्वारा जो विरोध, इसमें कमोवेश वही पार्टियां हैं जो इसमें भी है, अधिकतर पार्टियां हैं, उस पार्टी द्वारा इसको नहीं माना जा रहा है। तो क्या है, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं है। यहाँ पर इंडिया में समझने का प्रयास करिएगा, 2 वर्ग के लोग हैं, ठीक ना, ए और बी मानिएगा। एक यह कहता है कि तुम मेरे ही संदर्भ में फैसले देते रहो, तुम अगर मेरे संदर्भ में सभी चीज करते चलोगे, मेरे इच्छा अनुसार जो मैं बोल दिया, यह सभी पार्टियों, लगभग सभी पार्टियों की बात हो रही है, तो लोकतंत्र सही है, अर्थात जो तुम कह रहे हो वही लोकतंत्र का वास्तविक परिचायक बन जाएगा। दूसरे वर्ग यह है कि इनको तनिक भर भ्रम नहीं रहता है कि संदर्भ क्या है, उनको केवल आवश्यकता के संदर्भ में काम करने की जरूरत है, ऐसे लोग भी है। तो ध्यान रखिएगा, केवल आपकी बात, अगर किसी मुद्दे पर आपका स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड आपका इस तरीके से है, तो इस मामले में आपका स्टैंड ऐसे ही होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। तो केवल एक तरफ बीजेपी पर ही क्यों उनके सर फोड़ा जाए कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तो विपक्षी पार्टियां भी, 20 विपक्षी पार्टियां भी लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इसको ना मान के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना। तो ध्यान रखिएगा, तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ की जरूरत होती है, तभी ताली से आवाज निकलता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रधानमंत्री के नाम के बहिष्कार किया जाता है, तो क्या वास्तव में संसद का बहिष्कार नहीं समझा जाएगा, जो मैं बातें आप लोग को पहले बताया। अब देखिए
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आयोजन के प्रधानमंत्री राज्याभिषेक करार दिया। तो क्या यह माना जाएगा कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया तो वह राज्याभिषेक था? तो देखिए मैंने क्या बोला, ऐतिहासिक साक्ष्य न पढ़ना, तथ्यों की परख नहीं करना, कितना बड़ा है ना संदर्भ, गलत संदर्भ जाता। आप देखिए माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा ये बातें बोली जा रही है कि राज्याभिषेक हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री का राज्य। अरे पहले आप अपना इतिहास पढ़िए, सेंगोल का इतिहास पढ़िए, समझ में आए ये राज्याभिषेक नहीं है, ये सत्ता हस्तांतरण, न्याय और कर्तव्य का हस्तांतरण होता है, जिसको परम कर्तव्य के साथ निभाना पड़ता है। तो इस चीज को समझिएगा कि ऐतिहासिक साक्ष्य को ना पढ़ना। और मुझे तो कभी कभी हंसी भी बढ़ती है इनके संदर्भ में कि कांग्रेस के थिंक टैंक में बैठे हुए कौन लोग, अरे भाई हम लोग को ले जाओ, ठीक ना, थिंक टैंक में तुम्हारी पार्टी को उबार दूंगा। रीजन इसके पीछे है कि हम कभी भी बात करेंगे तथ्यों की बात करेंगे, तथ्यों के आधार बात करेंगे। तो बिना आप पढ़े हुए जिस चीजों को बोलते हैं तो इसका मतलब आप ऐतिहासिक साक्ष्य को नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़े रहते तो दूसरी बातें बोलते ना। अब राजीव सिंह अब सवाल जब मोदी पर किया जाएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री पर किया जाए, तो सवाल जवाहरलाल नेहरू पर भी किया जाएगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू पर सवाल किया जाएगा तो आपके पेट में दर्द उठ जाएगा कि क्यों जवाहरलाल नेहरू पर क्यों नहीं। जब आप वर्तमान पीएम पर कर रहे हैं तो बहुत से जनाधार जो उनके समर्थक है, पीएम के समर्थक वर्तमान पीएम के, तो आप पर भी सवाल करेंगे। तो तुरंत आप बोलिएगा लोकतंत्र हत्या में यहाँ बातें नहीं हो रही है। तो यही बात होती है, वर्तमान संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है, आखिरी संगोल को क्यों भुला दिया गया? अब जब यह सत्ता और दायित्व का यह परिचायक था, न्याय का परिचायक था, इसे क्यों भुला दिया, ये भी प्रश्न उठेगा। जब जवाहरलाल नेहरू को जो है इलाहाबाद आपको लाइब्रेरी में इसको रख दिया गया था, संग्रहालय में, सॉरी लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, संग्रहालय में। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से संदर्भ को उद्घाटन मैंने पहले भी बताया कि बहुत से लोगों के द्वारा किया गया है। देखिए मैं पहले भी बोला हूं कि जो इतिहास गढ़ा गया है वो ही वास्तविक इतिहास हो, यह जरूरी नहीं है। इतिहास को समझने में अगर आप भूल कर रहे, यह आपकी मानसिकता का परिचायक है कि आप किस संदर्भ में इतिहास को पढ़ रहे, समझ रहे। अब नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, सोनिया गांधी विधानसभाओं का उद्घाटन करते तो इन पर भी प्रश्न उठेगा और लाजमी है उठना। अब अचरज तो है कि सपा का नेता एक स्वामी प्रसाद मौर्य। अब देखिए इस प्रकार के लोग नेता बन के आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन के आ जाते हैं, जो अपने ऐतिहासिक जो प्रमुखता के साथ जो हमारा गर्व का क्षण होना चाहिए उसको किस प्रकार से लोग व्याख्यात करते हैं, सोच के देखिएगा। इनको प्रिविलेज मिला हुआ रहता है। धर्म गुरुओं पर निशाना बनाने से नहीं चूके। आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी धर्म गुरुओं को बुलाया है, ठीक ना। तो उन्हें शायद यह नहीं पता कि आदिम जो पुजारी होते वो पिछड़े और अनुसूचित जातियों के धर्म गुरु होते, न कि आपको फॉरवर्ड क्लास जो ब्राह्मण कहा जाता है उनके धर्म गुरु होते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि संगोल क्या है, आपको फिर उसके बाद ये जो आदनम है वो क्या होते हैं, उनकी परंपरा क्या है, तो यह बिना पढ़े लिखे तो चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। अगर देखिए आज तल्ख टिप्पणी इसलिए मैं कर रहा हूँ, इतनी कड़ी भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। कुछ चीजें देश को है ना, आपके स्वर्णिम इतिहास को है ना आगे ले जाने का प्रयास करती है, ठीक ना। अगर उसमें किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी दल के द्वारा दिया जाता है, किसी लोग के द्वारा दिया जाता, मुझे मेरा पैर का पारा है ना सर पर चढ़ जाता। रीजन उसके पीछे क्या है इसको समझिएगा। हम और आप सभी चीज से है ना समझौता कर सकते हैं, सभी चीज से समझौता कर सकते हैं। आप मुझे खाना एक दिन कम दीजिए, मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सोने एक दिन कम दीजिए, मैं एक दिन कम सो लूंगा। मुझे फैसिलिटी मत दीजिए, मैं रह लूंगा, ठीक ना। पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र का गौरव अगर 1% का भी कम करने का कोई कोशिश करता है तो खून खोलता है। रीजन उसके पीछे है ना कि हमारे इतिहास को है ना सदियों से दबाया गया है। पहले किसके द्वारा दबाया गया? मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा दबाया गया। उसके बाद देखिए, अब इसको गलत संदर्भ में नहीं समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ऐतिहासिक हमारा साक्ष्य रहा है, जो हम जिस गौरव गाथा के साथ विश्व में जाने जाते थे, उसकी बात हो रही है। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कुछ दौर में दबाया गया, उसका अंग्रेज आए, अंग्रेज लोग दबा दिए। अंग्रेज के बाद सत्ता हस्तांतरण हुआ लोगों के पास,
तो बौद्धिक वर्ग जो खुद को बोलता था वो उसने पूरी तरह भारतीय इतिहास को दबाने का इतना प्रयास किया गया, उसकी सीमा ही लांघ दिया। तो इसके संदर्भ में आज 2014 के बाद भारतीय गौरव को है ना सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री जो किया जा रहा वर्तमान पीएम के द्वारा, ये शायद ही अब कभी देखने को मिलेगा। रीजन इसके पीछे यह है कि इनको जनाधार ऐसा मिला हुआ कि इस प्रकार से प्रवृत्ति को अपनाए हुए। दूसरा, इनका व्यक्तित्व भी उसी संदर्भ में झलकता है। अब सोच के देखिएगा कि सनातन से विस्तृत वैज्ञानिक सोच किसी धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक वर्ग के जो अनुयायी उनमें है, सोच के देखिए कभी। आज पूरा विश्व इस पर रिसर्च कर रहा है, इसके थेसिस पर, सनातन के विभिन्न ग्रंथों पर हमारे भारतीय लोग ही इसका विरोध करते हैं। इससे बड़ा भारतीय गौरव के क्षण को मिटाने, धूमिल करने वाले कोई उदाहरण हो सकता है? सोच के देखिएगा। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मुस्लिम, सिख, जैन या बौद्ध जो लोग हैं उनकी प्रधानता भारत में नहीं है। उनकी भी प्रधानता, उनका भी स्थान है, उनको भी उचित सभी चीज प्राप्त हो रही है, होना चाहिए जितना सनातन धर्म को मिलेगा या मिलना चाहिए। पर यहाँ बात हो रही है कि दबाया किसको गया सबसे ज्यादा? सनातन को। और जब इसको उबारने का प्रयास किया तो आज भी वही आक्रांता या उसी प्रकार से जयचंदों के स्वरूप काम किया जा रहा है जो पहले किया जाता था। संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए राष्ट्रीय गौरव से कोई भी 1% के भी तुलनात्मक कोई किंतु परंतु समझौता नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को, क्योंकि यही हमारा राष्ट्रीय गौरव हमें विश्व में एक अलग पहचान देगा। सोच के देखिएगा। आज तक जीरो का जो अध्ययन किया गया, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया, जीरो प्लस जो आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत से सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं कि सूर्य और भी बहुत से सिद्धांत जिसमें सूर्य केंद्र बिंदु में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, भारतीय ग्रंथों से निकला हुआ है, भारतीय विचारकों से लिखा, कभी इसका दावा तक नहीं किया गया है। सोच के देखिएगा, दावा तक नहीं किया गया है कि कोई अगर इसको विचार इस समतुल्य दिया है तो आप किस बेस पर दिए हैं, आपका साक्ष्य क्या है। कभी दावा तक भारतीय लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो ये राष्ट्रीय गौरव की क्षति तक नहीं तो क्या है? सोच के देखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। बहुत देर बात होगी, 27 मिनट सब बात कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सारे चीज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में आप संसद भवन की विशेषता क्या है, इसको आप लोग पीटी फैक्ट है, इसको कवर कर लीजिएगा, कितने सांसद यहाँ बैठने की क्षमता होगी और भी बहुत सी चीज़। ठीक है ना। विपक्ष ने किया बहिष्कार, राजद सबूत, बहुत सी बातें की। अब राष्ट्रीय माननीय संसद जो राष्ट्रपति उनके द्वारा जो बातें की उससे जरूर जानिएगा कि संसद भवन पीएम के उद्घाटन गर्व की बात है। उनके बीच संसद भवन में उद्घाटन स्वागत किया है उन्होंने, किया कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। अब जिसके लिए लड़ाई हो रहा है, जिसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, वही बोल रही हैं क्या कि ये राष्ट्र गौरव की बात है। तो अब विपक्ष के लोग क्या करेंगे? सोच के देखिएगा। उनके पास तो न सर रहा, न जमीन रहा, न आसमान रहा। अब क्या करेंगे वो? तो ऐसे ही वो हवा में लटकते रहेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य उनको नहीं पता किया गया उनके द्वारा कि क्या है इस संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा बहुत सी बातें की गई। धनखड़ जो उपराष्ट्रपति उनको देश के करार दिया, जो विकास की एकता का साक्षी बोला गया है। बहुत सी बातें की गई। नए संसद देश के मार्गदर्शक करार देते हुए राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति देश की नई दिशा देगा, हमारी लोकतांत्रिक यात्रा मील का पत्थर साबित हो, उनके द्वारा बोला। ये हमारी विविधता, भारत भूमि की सबसे उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर तक, पूर्वी सीमा, पश्चिमी तट रेखा तक वाले सभी देशवासियों के अत्यंत गौरव, अत्यंत तुलनीय आनंद है। यहाँ पर एक विवाद और भी जानिएगा खड़ा हुआ था कि हमारे माननीय राष्ट्रपति है एसटी वर्ग से आते, अनुसूचित जनजाति से आते, इसलिए यह है ना छुआछूत वाला जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो लागू था, इसलिए राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति को नहीं अवसर पर बुलाया गया। पर यही समझिएगा, यही तथ्य रहता तो आगनम को क्यों बुलाया जाता संगोल स्थापना के लिए, जहां पर ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें आगनम में। तो यह बिल्कुल भी तथ्यपरक नहीं है कि वर्तमान सरकार छुआछूत या SC ST को विशेष स्थान नहीं देना चाहती है। बस संदर्भ समझने की चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना।
बहुत सी बातें की गई, इनको देख लीजिएगा, चीज़ें कवर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अहम है 25 वर्ष। आप इस लाइन को अच्छे से रख लीजिएगा, या तो ये ऐसे में पूछ सकता है या आपको जीएस पेपर 2 में पूछेगा, कवर कर लीजिएगा। बीपीएससी में आपको कहाँ पूछेगा, जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी वाला सेक्शन से पूछ सकता है, जिसे अच्छे से कवर करना है, आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसमें मन की बात में ये बातें की गई है। तो अगले, चलिए क्वेश्चन आप लोग आज लिख के भेजिएगा, हालांकि टेस्ट है तो इसको 10 PM तक रात में भेज देना है ग्रुप में, टेलीग्राम आपको कहाँ पर, ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में, युक्ति आईएएस के ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के ग्रुप में आप भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अगले 25 वर्ष अहम है। इस संदर्भ में भारत के 25 वर्षीय लक्ष्य कौन कौन से हैं, लक्ष्य कौन कौन से हैं, और इसके लिए भारत सरकार किस प्रकार से प्रासंगिक कार्य कर रही है, विवेचना करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख के भेजिएगा। हालिया कुछ महीनों से मैं इस पर लगातार चर्चा कर रहा हूँ, तो इस पर आप लोग विस्तृत तरीके से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पीटी फैक्ट याद रखिएगा। गोवा के लेखक दामोदर मोजो को क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च सम्मान होता है, इसे पुरस्कार दिया गया। इससे पहले उनको 1883 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और ये पुरस्कार कौन दिया है, तो गोवा के राज्यपाल श्री एस श्रीधरन के द्वारा दिया गया, पिल्लई के द्वारा दिया गया। इतना पीटी फैक्ट। किस उपन्यास के लिए दिया गया, कोंकणी भाषा में साहित्य संस्कृत पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पीटी फैक्ट बताइएगा। कोंकणी को आधिकारिक भाषा के तौर पर जो सूची है, 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं को संरक्षित किया गया है, उसमें कब शामिल किया गया है, प्रशासनिक भाषा के तौर पर, ध्यान रखिएगा। चलिए किस वर्ष इनको शामिल किया गया है, या शामिल है भी नहीं, पहले ये तो पता कर लीजिए आप लोग, तब मुझे बताइएगा किस वर्ष शामिल किया गया। अब इनकी पुस्तकें कब है कि जारी की गई 25 पुस्तकें कौन कौन में, एक अंग्रेजी में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से इनके द्वारा साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, बहुत से पुरस्कार हुए, तो इनका योगदान आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। इसरो आज करेगा नौवाहन उपग्रह प्रक्षेपण, नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस पर मैं पहले भी न्यूज एनालिसिस किया हूँ, की नोट्स में आपको मिल जाएगा। आज से की नोट्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा, वेट कीजिए, कुछ दिन में सारे अपलोड हो जाएंगे। इसरो के टॉपिक में आएगा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएगा, जीएस पेपर 3 में। अब बीपीएससी वाले के लिए जीएस पेपर 2 में आएगा, ठीक ना, बीपीएससी जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए। इसरो इस प्रक्षेपण यान को भेज रहा है क्योंकि जीपीएस प्रणाली को लागू किया जा सके, इसके लिए। ध्यान रखिए, नौवहन उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, जिससे क्या होगा, नाभिक भारत के उपग्रह जीपीएस को दिया गया, जैसे वर्ल्ड के जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को बोला जाता है जीपीएस, वैसे ही भारत में पोजिशनिंग के लिए, लोकल पोजिशनिंग के लिए भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र भारत है, उसके 1500 किलोमीटर। यह यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछ चुका है, बीपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखिए, अच्छे से काम कीजिएगा। तो उसके लिए ग्लोबल पोजिशनिंग के लिए भारत स्वदेशी नौवहन प्रणाली विकसित किया है, नाविक। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए भेजा जा रहा है पुनः एक आपको उपग्रह। अब ये जीएसएलवी अपनी 15वीं उड़ान के साथ यह मिशन पूरा करेगा, और 10:42 में यह पूरा होगा। हो सके तो आप लोग यूट्यूब पर जरूर देखिएगा, लाइव रहता है इसरो का, या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके हैं तो वहां से देख सकते हैं इसरो को फॉलो करके। अब प्रक्षेपण 20 मिनट बाद रॉकेट कहाँ जाएगा, जीटीओ अर्थात भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में जाएगा। और ज्योग्राफी की क्लास में मैं ये सब सारे टॉपिक पर कवर किया हूँ, तो यूट्यूब पर क्लास पढ़ा हुआ है, युक्ति आईएएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। कुछ तो मेहनत आप लोग को भी करनी पड़ेगी, नहीं तो समय के पाबंदी सभी लोग होते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। और यह बहुत वीवीआई टॉपिक है, इस साल मेंस में प्रश्न इससे जरूर आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। यह इंटरव्यू होगा बीपीएससी का, तो उनके लिए प्रश्न बहुत बन जाएगा कि फ्रीबीज या तो रेवड़िया जो होती है, मुफ्त की रेवड़िया होती है, कहाँ तक उचित है। तो यह टॉपिक आपको राजनीतिक उत्तरदायित्व, लोक, देखिए यहाँ हो गया, कुछ छूट गया है,
लोकतांत्रिक उद्देश्य के संदर्भ में आपको ये टॉपिक पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह बीपीएससी के पेपर 2 पॉलिटी वाले पार्ट में पूछ सकता है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, बहुत सी पहले भी बातें की गई, कुछ आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा दिया गया है कि कितनी लेनदारियां, कितना जवाबदेही रहता है सरकारों का, मुफ्त खोरियां दी जाती है या मुफ्त में कुछ घोषणा किया जाता है, तो उसके बाद क्या सरकार वो उससे पूरा कर पाती या नहीं कर पाती। इसके लिए एक डाटा दिया गया जिससे आप लोग जरूर राइट डाउन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिया गया, जहाँ पर 2022 में सत्ता संभालने के बाद भाजपा की स्थिति, वादों पर स्थिति क्या है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 4.0 राजकोषीय घाटा, अर्थात राज्य का घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा 4.0%। कुल देनदारी दे कितनी है, 32%, 1 पॉइंट है। तो 50% कम से कम होता है तो उचित माना जाता है। ध्यान रखें, उससे जहां अधिक हुआ तो सोचनी चाहिए राज्य सरकारों को कि कैसे कार्य करना है। तो बहुत सी योजना दी गई थी, जैसे उज्ज्वला योजना दी गई थी होली और दीपावली के अवसर पर, तो इसमें 3047 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन हुआ था। 3600 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए तो उसके लिए हुआ था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुआ। इसके संदर्भ में काम तो किया गया, इन पर काम नहीं किया गया, इसे देख लीजिए। निजी नलकूपों से सिंचाई बिजली बिल 100% छूट, वादे का यह अभी तक पूरा नहीं हो पाता। कॉलेज में मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी मिलेगा, ये भी नहीं पूरा। इसी तरह सभी राज्यों की स्थिति है। तो सभी राज्यों को एक बार अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, कम से कम उन राज्यों को जरूर कर लीजिए जिससे आप जुड़े हुए, जैसे बिहार के स्टूडेंट होंगे बिहार का, झारखंड के झारखंड, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़, बंगाल के बंगाल वाले, और भी क्या दिया हुआ, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश को, हरियाणा वाले हरियाणा देख लेंगे। या तो सभी एक दूसरे से तुलना करके एक डाटा सर्वे कर लीजिएगा, कहाँ राजकोषीय घाटा कितना, देनदारी कितना। देखिए जहाँ तक बात की जाए आपको पंजाब दिया हुआ है क्या, पंजाब नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ दिया हुआ तो है, पंजाबी क्या दिया हुआ है, वही मैं बोलूँ पंजाब को क्यों नहीं दिया है। पंजाब 46.8% कुल देनदारियां, सोच के देखिएगा, 5.2% राजकोषीय घाटा का ध्यान रखिएगा। इसमें 22 सत्ता में आने के बाद चीज़ें दी गई हैं, तो अतिरिक्त बोझ बहुत है इस पर आप लोग देख लीजिए। दूरगामी नुकसान करते हैं लुभावने वादे, मैंने इस पर पहले भी आपको टॉपिक कवर किया। मुफ्त खोरियां किस तरीके से एक कार्यशील जनसंख्या को निष्क्रिय बनाती है समय के साथ, उस पर मैंने चर्चा किया है। साथ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पर चर्चा किया कि लोक लुभावने ये वादे कैसे हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाता है, अतिरिक्त बोझ देता है और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कम करता है। उस पर मैं विस्तृत रूप से तरीके से चर्चा किया हो, तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। अब इस समय दिया हुआ है विवेक देवराय जी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सेम टू सेम वही बातें की गई जो मैं उस समय बातें की, जैसे आर्थिक व्यवहारिता की बात की थी, उसमें कैसे स्थिति को स्पष्ट किया है, अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, राज्य कैसे उसको बैकअप लेगा, कैसे उसकी पूर्ति करेगा, इसका कोई स्पष्ट आकलन अभी तक किसी राज्य के द्वारा नहीं दिया गया। अर्थात उनकी कहानी है चवार्क नीति वाला, जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था ना, अभी तुम ले लो ना, उधार पुधार जो भी करना है दो, सुविधा दो, भविष्य में जो लोग होंगे ना वो इसकी क्षति पूर्ति करेंगे, उसके लिए अतिरिक्त बोझ उन पर आएगा तो अतिरिक्त पैसा पेमेंट करेंगे। तो वर्तमान में सत्ता राजनीति, सत्ता कुर्सी हथियाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। निसंदेह भविष्य के लोगों को यह सोचना होगा, अर्थात युवाओं को सोचना होगा कि आप अपने पूर्वजों के द्वारा गलतियां जो कर रही है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वर्तमान में आपके पापा, पिताश्री, माताश्री या कोई भी आपका संबंधी अगर इस तथ्य को, इस कॉन्सेप्ट को अगर हामी भरता, उससे सवाल जवाब कीजिए कि मेरे या मेरे बच्चे द्वारा इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। जिस दिन ये सवाल कर लिए अपने राजनीतिक पार्टियों से, तुम ये खाका तो दो, हमें कैसे पूर्ति करोगे आप, आपके पास कोई, जैसे पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं। पंजाब ने ये बोला कि हम तुमको बहुत सी चीजें देंगे, देनी चाहिए, मैं भी बोलता हूँ देनी चाहिए, पर जैसे ही पंजाब जीत के जाती है सरकार, तो पंजाब के मुख्यमंत्री पीएम से जाते हैं मिलने और वहां पर अतिरिक्त रुपये की आर्थिक मदद की बात करते हैं। इसका मतलब कि चुनाव जीतने के लिए तुम अपना ढिंढोरा पीटो, पर जब तुमको पैसे की जरूरत है केंद्र की ओर जाओ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना।
इसका मतलब क्या कर रहे थे, भारतीय रुपये को, भारतीय जो लोग टैक्स पेयर है उनके पैसे को तुम अपने चुनावी जीत का एक कारक बना रहे हो। यह तो बिल्कुल गलत राजनीति है ना। अगर दम है, बाजू में दम है, तुम उम्दा प्रदर्शन कर सकते हो, तो तुम अपना आर्थिक स्थिति ठीक करो ना, सरप्लस वाले बिजनेस में आओ। मान लीजिए आपके पास 1,000 खर्च है तो 10,000 कमाओ, एसेट क्रिएट करो, राज्य एसेट क्रिएट करे, उसको जितना आपको मुफ्त देना है राज्य थोड़ी रोक लेगी, केंद्र थोड़ी रोक लेगी, उसका कोई एजेंसी थोड़ी रोकेगी, या कोई सवाल आपसे थोड़ी पूछेगा कि आपके अपने पैसे से दे रहे हैं ना। अब मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया खर्च है और आप कमा रहे हैं 400 रुपया, तो ये 600 रुपया कौन देगा? केंद्र देगी। तो केंद्र कहाँ अपने पैकेट से देगी कि आम जनता से, पूरे देश से लेकर देगी? अब पंजाब का लोगों को मुफ्त मिलेगा, अब पूर्वोत्तर के लोग उसका पैसा पे कर रहे हैं, दक्षिण के पैसा पे कर रहे हैं, या मध्य भारत के पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र देगी। तो केंद्र के पास पैसा पूरा देश से आता है ना, तो क्यों देगी पूरा देश आपका पैसा आपके लोगों के लिए? आप अपने राज्यों को दे तो अपने से कीजिए, क्यों आप केंद्र के पास पैसा जाइएगा लेने? या अन्य राज्य भी जाएंगे तो पंजाब की केवल बात मैं क्यों करूं? यूपी में ऐसा स्थिति, यूपी वाले लोग भी अगर दे रहे हैं कर्जे, यूपी सरकार, तो वो अपने बल पर देंगे ना, कि केंद्र से पैसा मांगे कि मुझे आर्थिक मदद दो, कि हाँ मुझे ये सब वादे किए थे पूरा करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा करता है तो सवालिया निशान जल्द से जल्द उठने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में सब मामले फिर से जाएंगे और यही सब दोहराया जाएगा जो बातें मैं कर रहा हूँ। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। पंजाब को अगर देने का इच्छा है, दिल्ली को देने का इच्छा है, या किसी XYZ किसी भी राज्य को देने का इच्छा है, तो वो अपने राज्य के एसेट से मुफ्त में दे, कोई इशू नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई विवाद नहीं खड़ा होगा। पर जिस दिन आप उसके लिए आर्थिक पैकेज की बात करेंगे, आर्थिक मदद की बात करेंगे, राजकोषीय घाटे के पूर्ति की बात करेंगे, क्षतिपूर्ति की, तो इसका मतलब आप केंद्र से मांग रहे हैं। तो केंद्र के पास पैसा कहाँ से आता है? सभी क्षेत्रों से आता है, देश के सभी विभाग से आता है। तो पूरा देश आपके लोगों की पूर्ति के लिए क्यों जवाबदेह होगा? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास है ना। अगर ढूंढ लिए तो समस्या समझ में आ जाएगी। तो बहुत से आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, बाकी मैं चीजें आपको स्पष्ट कर दिया हूँ। मूल मकसद आपका वही है समझाने का कि जवाबदेह बनाना होगा, आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, साथ ही साथ राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक दायित्व समझने की जरूरत है कि केवल सत्ता पर काबिज हो जाने से लोकतंत्र जिंदा नहीं हो जाएगा। ठीक ना? आप वर्तमान में सरकार तो चला सकते हैं, लोग उस आपको वोट देगा, पर भविष्य आपसे बहुत सवाल जवाब करेगा। सॉरी। तो ध्यान रखिएगा। तो मतदाताओं का यह दायित्व है ना, मतदाताओं का और युवा मतदाताओं, खासकर युवा, जो वर्तमान में युवा है, उनका दायित्व है कि लोक लुभावनवाद जो संभावित दुष्परिणामों से समझने के लिए उनको विराम लगाने आगे आए, और यह अपने भविष्य का प्रश्न, जिसमें आर्थिक संतुलन को असंतुलित करने का जो जोखिम है उसको तोड़ने का प्रयास करें, उसको कम करने का प्रयास करें। ये सब बातें की गई है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है, कवर हो जाएगा। अब आगे बात करूं मैं, एक टॉपिक और है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से होकर जाएगा ग्लोबल साउथ की राह। अर्थात ग्लोबल साउथ को समझना है तो ये पृथ्वी का नक्शा है, विषुवत रेखा बीच से जाती है, आपको उत्तर जाता है, दक्षिण जाता है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है ना? इंडिया जो कॉन्सेप्ट समझिएगा, ग्लोबल साउथ, अर्थात ग्लोबल साउथ की बात की जाएगी तो यहाँ पर इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ये क्षेत्र है जहाँ पर इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, अफ्रीका आपको आधा कुछ उत्तरी गोलार्ध, कुछ दक्षिणी गोलार्ध, साउथ गोलार्ध में है। तो ध्यान रखिएगा कि इन देशों में राह किसके साथ जाएगी? तो जाएगी किसके साथ? भारत के साथ जाने वाली बात है। क्यों जाने वाली बात है? अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें या तो अफ्रीकी की बात करें तो समझने का प्रयास कीजिए इन राष्ट्रों में भारत की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि भारत इसमें कहीं आता भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, इसकी बात हम लोग करेंगे आगे। इससे पहले बातों को समझ लें। देखिए हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 G7 की बैठक की, जो सबसे विश्व के सबसे अमीर देश है उनके द्वारा
39वीं शिखर सम्मेलन था। दुनिया के 7 धनी देश वहां वर्तमान स्थिति और चुनौती की चर्चा कर रहे थे। वहां स्पष्ट नहीं दिख रहा, परंतु रूस के प्रतिबंधों को थोपने का पाया बहुत सी चीजें हुई, सब जो पुरानी चीजें चल रही है। अब ये संवेदनशीलता परखने के लिए ग्लोबल साउथ, साथ ही वे ग्लोबल साउथ को लेकर संवेदनशील दिखे। इसके प्रति उनकी संवेदनशीलता परखने योग्य उनकी वजहें भी तलाशनी है, रास्ते भी। वे रास्ते किधर से होकर जाएंगे? भारत से होकर जाएगा, चीन से, ब्राजील से या दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, अगर इन देशों की बात हो रही है, क्योंकि इन चारों देशों का है ना, इन क्षेत्रों में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत अच्छी पकड़ है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अपने अर्थों में पकड़ है अच्छी। तो क्या अमेरिका इन राष्ट्रों के बिहाफ में वहां अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ पर उनकी तलाश करेंगे कि यहाँ स्थिति क्या है। अब 2 विषयों पर G77 घूमता रहा पूरा विषय। एक तो रणनीतिक था, दूसरा रूस, और दूसरा था ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट। बाकी सब उसी में समाहित हो जाए। तो रूस वाला तो सभी को पता है, रूस यूक्रेन का मामला क्या है, आप इतना तो पढ़ ही लिए है। अब दूसरा समझने का प्रयास कीजिए, ग्लोबल साउथ। तो G7 ग्लोबल साउथ या दक्षिण के विकासशील राष्ट्र या अल्प विकसित देश में की ओर से इस तरह देखने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि अब विकसित देशों में को इनकी पुनः जरूरत है, या इसलिए वे ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ के बीच विभाजन की गहरी खाई को पाटना चाहते हैं। ये 2 कारक है कि आवश्यकता पड़ गई है या पाटना चाहते, यही कारक हो सकता है। तो विश्व व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, विश्व व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव के गुजर रही है, अर्थात ऐसे में चिंता है कि ग्लोबल नॉर्थ इन 7 देशों को भी भावी विश्व व्यवस्था को लीड कौन करेगा? क्या लीडरशिप ग्लोबल साउथ नॉर्थ के पास रह जाएगा या वह दक्षिण हिस्से में किसी और के पास खिसक जाएगी? संभावना है कि ग्लोबल साउथ के पास आएगी, जिसमें भारत एक बड़ी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि इन देशों में भारत की भूमिका बेहतर है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से मिलता है। चारों देशों की बात की जाए तो भारत को अधिक वरीयता दी जाती है इन क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिए, अमेरिका की भी चाहत है उसे इसमें प्रवेश मिले, और जिसके लिए यह अच्छे मित्र की आवश्यकता है। और मित्र भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में उसको एक ही हो सकता है, क्योंकि यही नेतृत्व ज्यादा उधर कर रहे हैं साउथ के देशों में, जो दक्षिण देश है। ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान लिहाज अगर देखा जाए, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र कौन है? भारत है, इसलिए भारत की मांग बढ़ रही है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा गया है, मैं एक चीज वहां ग्लोबल साउथ, एक सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट था यूरेशिया, कहीं लिखा होगा तो कहीं नजर आएगा तो मुझे बताइएगा आप लोग। कहाँ चला गया जी? एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। यूरेशिया शब्द होगा, नजर आ गया तो आप लोग देख लीजिएगा। यूरेशिया, जहां पर ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यूरेशिया के संदर्भ में बात की जा रही है। ध्यान रखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है वो यूरेशिया के संदर्भ में बात हो रही है। कहने का अर्थ है, यूरेशिया में वर्ल्ड की मैप बनाई जाए तो मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, या दक्षिण अफ्रीका, इसको मान लीजिए। यहाँ से यूरोप, अरब कंट्री होते हुए एशिया को मान लीजिए, ठीक ना, पूरा यूरोप और एशिया दोनों मिला लीजिए। यहाँ अफ्रीका की बात कर लीजिए, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लीजिए, और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड के। तो ये जो देख रहे हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर दूं मैं, यहाँ यहाँ यूरोप से आप देख रहे हैं पूरा एशिया, है ना, देख रहे हैं पूरा ये क्षेत्र, रसिया, चीन सभी मिला लीजिएगा। यहाँ पर जितना यूरोप की कंट्री सभी, एशिया के जितने कंट्री है सभी, अरब कंट्री सहित। तो यहाँ पर है ना, जो ग्लोबल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है चेंज हो रहा है, अर्थात यहाँ विवाद के कारक बहुत है। तो ये जो क्षेत्र है बचा हुआ, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी जो कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर है ना कि जब शिफ्टिंग की बात होगी, पावर शिफ्टिंग की बात होगी, तो संतुलन के लिए इन राष्ट्रों में जो एंट्री जब अमेरिका या उनके समर्थित देश G7 करेंगे, तो किसको आधार रखना चाहिए? स्वयं जा पाएंगे? क्योंकि पहले की जो ऐतिहासिक जो आधार है वो कहीं कटु है,
इसलिए वो नहीं जाना चाहते डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली जाना चाहते। तो इसमें 4 देश ही इसका सहयोग कर सकते हैं, या तो चीन करेगा, ठीक, या तो भारत करेगा, या तो ब्राजील करेगा, या तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। यही 4 देश इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि चारों की पेठ है ना इन देशों में है। इसलिए इन संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। क्लियर? तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कहीं मिलेगा यूरेशिया शब्द, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि चीजें बदल रही हैं विश्व में, है ना। नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि अब, है ना, केवल इसे देखिए, केवल ग्लोबल साउथ के संदर्भ में नहीं समझना है, ना ग्लोबल नॉर्थ के समझ में समझना है। चीजें अब बदल रही है इसलिए कि अब पावर शिफ्टिंग है ना, इस वजह से कि यहाँ पर बहुत सा डिस्प्यूट है, तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पावर जो है ना एग्जीक्यूट करने का जो सिस्टम होता है उस पर सवालिया निशान हो रहा है। तो अब शिफ्टिंग जब हो रही है कि हाँ इसका नेतृत्व कोई और देश कर सकता है, तो इसके लिए देशों की ढूंढ हो रही है, जिसमें भारत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के G7 पिछली सदी में कॉन्सेप्ट दिया था कि 50% अधिक हिस्सेदारी रखते हैं, परंतु 2023 में 30% से नीचे आ जाएगा। जाहिर है कि हाँ देखिए मिल गया। G7 यूरेशिया क्षेत्र में चल रहे ग्रेट गेम के साथ साथ अपने अंदर वास्तविकता भी दिख रही है। जो ग्रेट गेम है ना, कि बार बार इन क्षेत्रों में डिस्प्यूट होता है जिसका संपूर्ण निदान नहीं हो पा रहा है, तो इनके नेतृत्व के संबंध में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। क्या अमेरिका या उसके समर्थित देश इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं? तो जब पकड़ बनाए हुए नहीं है, तो पावर शिफ्टिंग के संदर्भ में बात जब होगी, तो ग्लोबल साउथ जब इस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो वहां कौन करेगा? तो इसके लिए अमेरिका या तो समर्थित देश जो हैं वो चाहते हैं कि इन चारों देशों में से कोई एक ऐसा उसका मित्र बने जो इसमें कभी कभी भी पावर शिफ्टिंग की बात की जाए तो उसमें लेटिन अमेरिका में और अफ्रीका में क्या हो कि उसकी प्रसंगता वास्तविकता बनाई रखे। तो ध्यान रखिए, ग्लोबल साउथ देश बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिसमें आपको भारत, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब आसियान देश सभी की चर्चा होती। कुक आइलैंड, पैसिफिक द्वीपों के फोरम में G20 शिखर सम्मेलन में ये सब आमंत्रित किए गए थे। सभी बातें पहली बार आमंत्रित किया गया था इस सम्मेलन में। तो यह क्या था कारण? इसके पीछे था कि हम जब पावर शिफ्टिंग करेंगे, अर्थात अमेरिका जब पावर शिफ्ट करेगा अपना, कि हाँ नेतृत्व तो अब इसके छोड़कर अब इधर हमको आना, इधर काम करना, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की कमी है, अब उसे संसाधन युक्त की आवश्यकता है। बहुत सी बातें यहाँ उभर कर सामने आई थी। उसका आर्थिक इकोनॉमी खराब चल रहा है, तो हमको आर्थिक डेवलपमेंट भी करना है। तो इस पिछड़े हुए राज्यों देशों में ही हम अपना सभी हित पूर्ति कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पा रहा है, रीजन उसके पीछे कि उसके पौराणिक ऐतिहासिक है ना, जो इतिहास रहा कहीं कटु रहा, तो यहाँ पर देश उसको गलत नजरिए से देखते, नेगेटिव नजरिए से देखते, इसलिए उस सॉफ्ट देश की तलाश हो रही है जिसमें भारत प्रमुखता से सामने आएगा। चलिए समझ गए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए जी, भारत जल्द ही बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। यह नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा ये बातें की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत के द्वारा भी कुछ बातें की गई है। साथ ही साथ HSBC के इंडिया में मुख्य अर्थशास्त्री जो है पंजाल भंडारी, उनके द्वारा बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 10 साल तक 6.5 की दर से विकास करने की क्षमता है। और ये अगर कृषि और MSME के क्षेत्र में, याद रखिएगा, सेक्टर में डिजिटलाइजेशन जब हो जाता है तो विकास दर 7.5% तक हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन सकती है। क्यों बन सकती है? अगर औसत 7% से विकास दर हम लोग प्राप्त करते हैं, तो यह 27 तक क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $7.5 ट्रिलियन। इसलिए हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। बशर्ते शर्त क्या है कि औसत दर से हम लोग 7% औसत दर से हम लोग को वृद्धि करना है। अगर हम लोग ये करते हैं तो जल्द ही बनेंगे। अब यूपीआई लेन देन देखिए 1 अरब हो गया है, प्रतिदिन हो जाएगा 25, 26, 27 तक। और जब ये आया था यूपीआई के संदर्भ में, जब आया था भारत में पेमेंट सिस्टम, उस पर बहुत सवालिया निशान किया गया था, कैसे किया जाएगा, क्योंकि सभी के हाथों में मोबाइल है ही नहीं, एक इंटरफेस के साथ कैसे होगा।
बहुत सी सुरक्षा के प्रश्न किए गए थे, उसका सारा मुंह तोड़ जवाब आपको मिल गया है। इसके डाटा को एक बार एनालिसिस करके आप लोग लिख लेना है, ठीक ना, ताकि काम देगा। डब्ल्यू डिजिटल की बात की जाएगी तो उसके लिए काम देगी। अब है टैक्सी सेवा उपलब्ध कराएगी उबर जेम में, पीएसयू में। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट की चर्चा हो रही है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट क्या है, तो सबसे पहले यह जानिए कि 2016 में इसे भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो बने उत्पाद है उसका जो भी सार्वजनिक कंपनियां, सार्वजनिक मंत्रालय है, सार्वजनिक विभाग है, उससे ही सामान खरीदेगी। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 5% कुल खरीद, सरकारी खरीद का यहाँ से किया जा रहा है, जिसमें से ध्यान रखिएगा सालाना आपको 10,000 करोड़ से अधिक की यहाँ पर खरीद की जा रही है। इस पर रजिस्टर्ड लगभग 30 लाख आपको 30 लाख लोग हैं जो उत्पादन करते हैं अन्य वस्तुओं को बेचते हैं, और प्रति वर्ष यह खरीद बिक्री बढ़ रही है। तो ये जीएम पोर्टल ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट मुख्यतः देसी वस्तुओं का ना सरकारी खरीद करने की एक एजेंसी है। मान के चलिए, सिंपल से तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां पर सभी सरकारी विभागों की प्रतिबद्धता होती कि सब प्राथमिकता इसी मार्केट को देना है, जहां पर रजिस्टर्ड लोगों से अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे कल। अभी हम लोग देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ग्रुप में दे दिया गया, दैनिक जागरण ग्रुप में। तो आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा 11:30 में। तो आप लोग वहाँ PDF अपना शेयर कर दीजिएगा, और सभी टाइम टेबल से काम करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा प्रोफेशनल होकर हम लोग भी चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें आप लोग नहीं कर पाते उसका लाभ ले सके, कम दाम में सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। अब एनसीईआरटी की भी जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट होगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज स्टार्ट होगी, तो उस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द शुरू होगा। और जो पहले के कोर्सेज चलते तो धीरे धीरे सभी रीशेड्यूल हो जाएंगे, सभी चालू हो जाएंगे। खासकर 69 बीपीएससी को लेकर ध्यान रखिएगा, यह चालू हो जाएंगे। बाकी यूपीएससी सीएससी बैच जो, वो भी उसी में साथ में चलेगा। चलिए हम लोग जल्द से जल्द, एमसीक्यू सीरीज भी जल्द चालू होगा, तो सभी कोर्सेज अब स्टार्ट हो जाएंगे, और जो PDF अपलोड है वो जल्द से जल्द होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।